हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की बात की जाए तो निश्चित तौर पे जब भी आपने कोई राजनीतिक हलकों से खबरें सुनी होंगी तो दो महिला नेत्रियों का नाम जरूर सुना होगा। एक शेख हसीना, दूसरी खालिदा जिया। खालिदा जिया का कल यानी कि 30 दिसंबर को निधन हो गया। मेरे पीछे आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे खालिदा जिया के नेतृत्व में बांग्लादेश में क्या बदलाव हुए, भारत बांग्लादेश के संबंधों में क्या बदलाव हुए और खुद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए खालिदा जिया कितना उपयोगी थी, कितनी नहीं। विस्तार से बात करेंगे। उनकी जो लेगेसी बांग्लादेश में है, मैं ये बताता चलूं कि भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे जब भी खालिदा जिया सरकार में रही। उनकी पार्टी जो थी BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में रही। भारत के साथ संबंध तो बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन हम बात फिर भी करेंगे बांग्लादेश के इतिहास को लेकर, बांग्लादेश पे खालिदा जिया के प्रभाव को लेकर। ठीक है, तो हम बात करेंगे हर चीज पे। हम बात करेंगे उनके संघर्ष की, सत्ता की और उस सत्ता की यात्रा की बात करेंगे। ठीक है, बस इतना बताता चलूं कि ये PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाइए। सारी डिटेल्स सब कुछ आपको यहीं पे प्राप्त होगा, है ना। ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पे जुड़ जाइए, मिल जाइए, मुलाकात होगी यहाँ पे। चलिए बात की जाए अगर तो बांग्लादेश के इतिहास की, ठीक है, जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो खालिदा जिया थी। और अगर बेनजीर भुट्टो की बात की जाए तो जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें दूसरी वही कद्दावर और महिला प्रधानमंत्री या महिला राष्ट्र हेड की बात की जाए तो वो भी खालिदा जिया ही थी। ठीक है, तो 1991 से 96 इनका पहला कार्यकाल था। ठीक है, 1996 में संक्षिप्त कार्यकाल रहा, फिर 2001 से लेकर 6 तक भी इनका एक ठीक ठाक मजबूत कार्यकाल रहा। मजबूत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टियां जब भी सरकार में आती हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा और हीरोइक तरीके से कार्य करती हैं। एक चीज और बताता चलो, यूं तो नेशनलिस्ट पार्टी है, लेकिन इस नेशनलिस्ट पार्टी के साथ यानी कि BNP और खासकर खालिदा जिया के साथ खास बात क्या है कि जो गठबंधन सरकार है ना उसको बहुत पॉपुलर बनाया बांग्लादेश में खालिदा जिया ने। आएंगे उस पर। अब हुआ क्या उसके बाद कि 2018 में, हम विस्तार से भी बात करेंगे लेकिन एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी, 2020 में गृह, क्योंकि तबियत ठीक नहीं थी, लिवर सिरोसिस से जूझ रही थी, तो 2020 से उनको गृह कारावास दिया गया। अगस्त 2024 में आप सबको पता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। उसके बाद शेख हसीना के त्याग पत्र के बाद वो छोड़ के चली गई तो इनको रिहा किया गया और 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान जो जेल वगैरह पे इनके केसेस चल रहे थे, सारे केसेस से इनको मुक्त कर दिया गया था। इनके बेटे भी बड़े लंबे वक्त बाद बांग्लादेश वापस आ गए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या, अगर हम बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता से जो धार्मिक पहचान तक का सफर है उसमें बहुत बड़ा रोल न सिर्फ खालिदा जिया का है बल्कि इनकी जो पार्टी है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, उसका भी बड़ा योगदान है। ठीक है, निश्चित तौर पे पहले धर्मनिरपेक्ष और भारत समर्थक था भारत। ठीक है, जब 1971 बांग्लादेश, जब 1971 के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ था। हम सबको पता है कि जो इनके पति थे 1960 में इनकी शादी हुई जियाउर रहमान से, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में बड़े सेना अधिकारी थे। वो बाद में 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं, हेड बनते हैं और वहां से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो धार्मिक पहचान को राज्य में स्थान दिया गया और बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को भारत से अलग रख के देखा गया। वहां से एक अलग डायरेक्शन बांग्लादेश देखता है। ठीक है, और इसको निश्चित तौर पे खालिदा जिया ने आगे बढ़ाया क्योंकि 1977 में जियाउर रहमान साहब राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद से जो रास्ते बांग्लादेश ने चुने वो कहीं ना कहीं थोड़े से हम कह सकते हैं कि कट्टरपंथ की दिशा में थे जब खालिदा जिया या BNP सरकार में थी, है ना। चलिए 1975 में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान, जो आप सबको पता है कि जिनको बांग्लादेश के नव प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जब उनकी हत्या हुई, शेख हसीना के जो पिताजी थे, उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में जियाउर रहमान सत्ता में आए और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो BNP है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसका गठन किया और जियाउर रहमान साहब की 1981 में हत्या हो गई। खालिदा जिया ने पार्टी को विखंडन यानी कि टूटने से बचाया और आगे का पूरा रास्ता खालिदा जिया ने, अगर हम BNP के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत अच्छे से निश्चित तौर पर उन्होंने लीड किया, बहुत अच्छे से नेतृत्व किया। अब अगर एक कंपैरिजन देख लिया जाए तो शेख हसीना निश्चित तौर पे धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति है। अगर बांग्लादेश के हिसाब से देखा जाए तो, भारत के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पे जब भी शेख हसीना सरकार बनी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। निश्चित तौर पे यहाँ पे भारत समर्थक भी बांग्लादेश उसमें था। शेख हसीना की बात की जाए तो निश्चित तौर पे बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को, है ना, यहाँ के जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है उनको बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है और भारत से जो दूरी बनी उसमें बहुत बड़ा योगदान खालिदा जिया और उनकी जो BNP है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका भी बहुत ज्यादा है। देख लेते हैं 1982 जो सैन्य तख्ता पलट और जो आंदोलन हुआ उसको अगर हम देखा जाए तो
मतलब जब इनके जो हस्बैंड साहब होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से जो चीज़ें हुई उसकी बात हम कर रहे हैं। पहली बात तो सैन्य तख्ता पलट के बाद क्या हुआ कि एचएम इरशाद के खिलाफ नेतृत्व जन आंदोलन का सूत्रपात हुआ 1982 के समय में, ठीक है। 1990 में परिणाम क्या हुआ, एक अडिग नेता के तौर पे अडिग रवैया अपनाए, इरशाद का पतन हुआ और अडिग नेता की उपाधि मिली किसको? खालिदा जिया को। खालिदा जिया वॉज वेरी क्लियर कि उनको क्या रास्ता लेके जाना है, किस प्रकार के झंडे को उन्हें मजबूत करना है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि यूं तो बांग्लादेश एक इस्लाम को मानने वाली कंट्री है, बट फिर भी एक बड़ी अच्छी सी बात अगर आप ऐसे देखें कि दो जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर हुए वहां के, दोनों निश्चित तौर पे महिलाएं थी, शेख हसीना और खालिदा जिया, और दोनों ही बड़ी प्रोमिनेंट लीडर्स थी। तो इस बाबत तो एक क्रेडिट तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर तो 1991 से 1996 तक उनका जो पहला कार्यकाल था खालिदा जिया का, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बड़ी सकारात्मक थी। जैसे पहले बांग्लादेश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लाया, तो संसदीय प्रणाली की उन्होंने वापस से लेके आए यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है कि जो विदेशी निवेश है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, उसके द्वार खोले। और हम सबको पता है कि पिछले 10-12 वर्षों में जो भी शेख हसीना के साथ हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उसके पहले बांग्लादेश बहुत अच्छा कार्य कर रहा था और उसका जो वित्त क्षेत्र था बड़ा मजबूत हो रहा था। पर होनी को कुछ और लिखा था, अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा की तरफ निश्चित तौर पे बहुत ध्यान दिलाया और बहुत फोकस किया किसने? खालिदा जिया ने। और एक बड़ी बात, चूंकि खुद महिला थी तो लड़कियों के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाएं भी लाई। तो बांग्लादेश के हिसाब से देखो, नेशनलिस्ट पार्टियां कुछ ऐसा नहीं है कि आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तभी चलेगा, आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ अच्छे सुधार देखने को हमें मिलते हैं। निश्चित तौर पर हम अपने अच्छे पड़ोसियों को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमेशा हमारे साथ अच्छा रहे, और अगर पड़ोसी रोग हो रहा है, बुरा दुष्ट होता जा रहा है, तो हमारे लिए खतरनाक है। तो भारत के लिए हो सकता है खतरा हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए तो दिस टाइम सही थी, ठीक है। और क्या है, 2001 से 6 की बात की जाए तो आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया, बिना उसके देश आगे चल नहीं सकता था। रक्षा सहयोग, चीन के साथ मजबूत रक्षा सहयोग की बात की। राजनीतिक गठबंधन, जितने भी इस्लामिक पार्टियां थी अक्रॉस इंटरनेशनल स्कोप, वहां पे इन्होंने साझेदारी की, गठबंधन की बात की। और इनफैक्ट देश में भी जो पार्टियां थी, जैसे सरकार बनाने की बात हुई, तो जो गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे जो इस्लामिक पार्टियां थी जो इस्लाम और नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा मानती थी, उन सभी पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन यहां पे किया। परिणाम क्या हुआ? सरकार की सामाजिक पहुंच बढ़ी। देखिए, नेशनलिस्ट पार्टियों का विश्व में इस समय जो स्तर आप देखेंगे, क्रॉस, आप ब्राजील की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, लोगों में कहीं ना कहीं एक काफी लोकप्रिय नेता के तौर पे देखे जाते हैं। ये पार्टियां बहुत इन डेप्थ इनका प्रसार होता है, वही यहां पे इनको देखने को मिला खालिदा जिया की अगर बात की जाए। भारत और बांग्लादेश के संबंध की बात की जाए खालिदा जिया के समय पे, तो क्या है कि निश्चित तौर पे भारत ने क्या कहा, चूंकि आपको पता है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से उधर नॉर्थ ईस्ट का बड़ा पार्ट है जो भारत का ही भाग है। भारत ने कहा कि हमको एक ट्रांजिट वे दे दिया जाए ताकि हम होलिस्टिकली समस्त जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको देख सके। जो पारगमन का रोक था उसको उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करने देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दास्ता हो जाएगी, हम आपको अपने यहां से रास्ता दे रहे हैं कि आप अपने राज्य को मैनेज करें, हम नहीं करने देंगे। ये भूल गई कि ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने आजाद कराया था। खैर, तनावपूर्ण संबंध, निश्चित तौर पर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ते गए, और भी चीजें कुछ हुई जिनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे भारत ने आरोप लगाया कि जैसे उल्फा और एनएसटीएन जैसे जो उग्रवादी संगठन हैं उनको बांग्लादेश बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है ना। चटगांव हथियार जब्ती, संबंधों में और गिरावट हुई। जब देखिए, इस पे तो हालांकि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था, मैं आपको एक चीज बताता जाता हूं। खालिदा जिया के समय पे ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पे कुछ लोग सशस्त्र रूप से मिलते हैं भारत के खिलाफ कुछ स्ट्रेटजी बनाते हुए, बाद में उनको कह दिया जाता है कि भारत की तरफ से कि वो बांग्लादेशी सैनिक थे और बांग्लादेश ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। पर अंतरिम रूप से हमेशा ये क्लियर रहता है कि बांग्लादेश ही प्लांट किया था उनको। तो इस प्रकार की चीजें बहुत बार होती हैं और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट लगातार आती रहती है। फरक्का बैराज पे विवाद, ये तो बड़ा ही फेमस था जब भारत कोशिश ये कर रहा था कि हम लगातार बांग्लादेश को, इवन नेपाल के लिए भी भारत ने सोचा कि हम कुछ बैराज और कुछ जगहों से हम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बेहतर स्कोप कर सके, हमारे जगह पे भी आ जाएगा, आपको भी फायदा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जिया ने क्या कहा कि आप बांग्लादेश को पानी से वंचित कर देंगे। जो तीस्ता नदी वाला इशू है वो तो लगातार एस्केलेट होता ही रहा, वो तो शेख हसीना के टाइम पे भी सॉल्व नहीं हो सका, क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टी थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो पार्टी थी, उनको लगा कि अगर हम तीस्ता नदी पे हम किसी सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल को झुकना पड़ेगा। तो जब शेख हसीना थी तो भी सॉल्यूशन नहीं निकला, जब खालिदा जिया थी तो उनको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं था, है ना।
अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह हैं वो भी मिलने गए थे खालेदा जिया से, और 2015 में नरेंद्र मोदी साहब भी मिलने गए थे, और बहुत से विषयों पे बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो तनाव था वो बना रहा। बहुत से इंपॉर्टेंट विषय वो अनसुलझे रह गए। एक तो पश्चिम बंगाल में जो राजनीति होती है, और निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल के जो नेता होंगे वो अपने हिसाब से बहुत बेहतर सोचते होंगे। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति होती है, अगर हम उसको देखें, इस जैसे तमिलनाडु को हम देखते हैं, तो वो हमेशा अपने लोगों की भलाई चाहेंगे, और वहां की अगर भलाई देखेंगे तो जो पड़ोसी है उसको थोड़ा मायूस रह जाना पड़ेगा। और तब जब पड़ोसी एक नेशनलिस्ट पार्टी हो, वहां पे रूल कर रही हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कोई पीस क्लॉज बने, कोई समझौता वहां पे हमको देखने को मिले। ठीक है, बात की जाए तो 2018 नाथाले ट्रस्ट मामला में इनको जो जेल हुई, इसकी बात अगर हम कर ले तो क्या है, 17 वर्ष की सजा हुई। ठीक है, $2,50,000 का इनको जो है विदेशी सहायता का दुरुपयोग करने का इन पे आरोप लगा है ना। आरोपों के बाद राजनीतिक प्रेरित बताया गया कि भाई इनको टारगेट किया जा रहा है। हर जगह होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को टारगेट की जाती है, ऐसा इनको बताया गया। और क्या हुआ कि विदेश में किसी प्रकार के इलाज से रोक कर दी गई, घर पे ही इनको इनके घर में बंदी बना के वहीं पे इनका इलाज हो रहा था। मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस और बहुत से शुगर वगैरह जो एज लोगों को होती है उस प्रकार की समस्याएं थी। ठीक है, बात करें अगर बात की तो प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। निश्चित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की स्थापना है, और खासकर जो बहुदलीय लोकतंत्र है, बहुत बड़ा इनका योगदान है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर भी मैंने 2 योजनाओं की बात की थी, एक फ्री शिक्षा की बात की थी और महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, दोनों में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, है ना। लड़कियों की शिक्षा के लिए मुफ्त जो छात्रवृत्ति योजना शुरू की, इस कारण भी खालेदा जिया को बांग्लादेश में याद किया जाता है। निश्चित तौर पर भारत के साथ संबंध बहुत ही कटुतापूर्ण थे जिस समय ये थी। ठीक है, राजनीतिक विवाद क्या था कि निश्चित तौर पर क्षेत्रीय सहयोग को नुकसान पहुंचाना थी, भारत के साथ उतने आराम से हैंडशेक नहीं हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी, है ना। भारतीय उग्रवादियों को शरण देने का आरोप, अभी मैंने बताया, उल्फा एनएससीएन की बात की, और धार्मिक कट्टरता को बल और अल्पसंख्यकों पर दबाव की बात हुई। कहीं ना कहीं इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक प्रेस में ब्रीफ में कोट भी किया था कि नेशनलिस्ट पार्टियां शासन पे हैं और वो कहीं ना कहीं वहां के लोगों पे बहुत ज्यादा प्रताड़ना कर रही हैं, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। भारत ने इस कारण भी जो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए है, उसमें बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को शामिल किया था, ऐसा उन्होंने कहा था। और फिर खैर जमात इस्लामी से गठबंधन की बात है तो निश्चित तौर पर कट्टरवादिता बढ़ेगी। मुझे बताते जाइएगा कि जमात इस्लामी का क्या रोल है 1971 के आंदोलन में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, अगर फाउंडर के बारे में बता सके तो। अब उनके बेटे की बात की जाए, तारिक रहमान साहब की, तो निर्वासन से वापस आए और राजनीति की बदलाव को उन्होंने देखा वहां पर। ठीक है, 17 वर्ष निर्वासन में रहे। 25 दिसंबर 2025 की बात की जाए तो एक ढाका में उन्होंने, मतलब 2026 के चुनाव है तो उन्होंने ढाका में और बोगरा 6 में 2 जगह से नामांकन किया है। जो तारिक रहमान साहब जो खालेदा जिया के सुपुत्र हैं, उन्होंने 2 जगह से नामांकन किया। 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि बीएनपी जो है वो अग्रणी पार्टी होकर उभरेगी, वहां पे सरकार बनेगी। जो तारिक रहमान ये अगले बड़े नेता माने जा रहे हैं इसमें। और ऐसा है कि जो आवामी लीग है उसको चुनाव लड़ने से रोक लगा दी, क्योंकि निश्चित तौर पे वो वाइसी वर्सा वाला चीज़ है कि जब आवामी लीग थी तो उन पे आरोप लगे कि राजनीति से प्रेरित होकर खालेदा जिया को बैन कर दिया गया, तो वही चीज़ यहाँ पे इन पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, बात की जाए तो अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो पहला लोकतांत्रिक मौका आवामी लीग की अनुपस्थिति है, ऐसा पहली बार हुआ है ना। बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच मुख्य मुकाबला है, ये दोनों आपस में फाइट कर रही हैं और क्षेत्रीय राजनीति और भारत बांग्लादेश संबंधों पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव इस पर पड़ने की संभावना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बीएनपी का रुख क्या है, हसीना विरोधी भावना से भारत विरोधी जो नारे हैं वो भी उभर रहे हैं वहां पे। बीएनपी संयमित रुख अपनाया है, बहुत एंग्री वो रिएक्शन ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पे समीकरण चेंज हो रहे हैं, बदलते समीकरणों के साथ इनको थोड़ा सा शांत रवैया अपनाना होगा। जमात इस्लामी से उन्होंने दूरी बना ली है, जिसके साथ एक समय उन्होंने गठबंधन किया था और जो हम कहते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ को बड़ा ही समर्थन दिया था उन्होंने। भविष्य की संभावना क्या है कि तारिक रहमान अत्यंत भारत विरोधी नहीं जाएंगे, भारत के विरोध में उस स्तर तक नहीं जाएंगे जहां खालेदा जिया गई, क्योंकि थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर सोचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, और भारत पड़ोसी है, नेक्स्ट पड़ोसी है, समर्थन की जरूरत पड़ेगी उन्हें, है ना। और नई सरकार के साथ संतुलित संबंध की संभावना है, दोनों देशों के बीच भविष्य में स्थिर संबंधों की संभावना देखी जा सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक लेखा जोखा था खालेदा जिया के बारे में। हमारे आसपास ऐसे बहुत से नेता पड़ोसी देशों में आते जाते रहते हैं, लेकिन बात क्या है कि बांग्लादेश के इतिहास में 2-3 से ज़्यादा बड़े नेता आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 71 का इतिहास है, भारत ने जब आज़ाद करा है, उसमें खालेदा जिया का बड़ा रोल है। और भारत की अगर हम पड़ोसी नीति की बात करें तो उसमें बांग्लादेश का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो निश्चित तौर पे ये टॉपिक यूपीएससी यानी कि GS 2 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिएगा कि आपके हिसाब से जो नई सरकार आएगी उसका रुख
भारत के प्रति क्या होना चाहिए। क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है, तो सबसे पहले तो आप सबको एडवांस में बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। ईयर एंड सेल जो है हमारी, ठीक है, उसमें आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। हमारे जितने भी बैचेस हैं, जैसे दिसंबर इवनिंग जो बैच है, जो प्रतिज्ञा 2028 टारगेटेड बैच है, यू विल गेट हाई डिस्काउंट्स ऑन दिस। और आज की अगर बात की जाए तो आज अगर आप 10,000 से ऊपर की आप कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एश्योर्ड गिफ्ट मिलेंगे, जहां पे आपको टैबलेट मिल सकता है, आपको आईफोन मिल सकता है, आपको आईपैड मिल सकता है, निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको ये बैचेस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के साथ भी सेम बात, ये बैच बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है। मैं बात करूं तो बिहारी लाल की जो सत्सई है उसके साथ ये बैच शुरू हुआ था। इस बैच में एडमिशन जल्दी क्लोज होंगे और यहाँ पे भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा आज रात तक। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलेंगे। दिसंबर बैच जो है हमारा वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा, इसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिस इज माई टेलीग्राम एड्रेस। आप सर्च बॉक्स में डालेंगे ऑफिशियल विकास, तो आपको यूपीएससी में विकास नहीं आएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। इट्स विकास लाइव, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।